हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म ई टीम लाइव पर। आज हम शुरू करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के सोशल साइंस के पेपर्स। इस लेक्चर सीरीज में हम जो है पास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं 2015 से लेकर 2024 तक जो भी 10th क्लास के सोशल साइंस के पेपर हैं, फर्स्ट सिटिंग एज वेल एज सेकंड सिटिंग, दोनों सिटिंग के एग्जाम हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम जो सोशल साइंस 2024 का फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक, तो ये जो हमारा पूरा पेपर है दैट इज ऑफ 2 hours and 45 minutes, 2 घंटे 45 मिनट का आपके लिए पेपर है। ठीक, फुल मार्क्स कितने हैं? 80 हैं। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि जो पेपर है हमारा उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा दैट इज सेक्शन ए, और वो क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपको 80 क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के, और 80 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और हर क्वेश्चन के नंबर 1 होंगे, और इसको आपको किस पे सॉल्व करना होगा? एक OMR शीट पे। ठीक है, और इसी के साथ जो सेक्शन बी होगा हमारा दैट विल बी सब्जेक्टिव पार्ट। इसमें 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और आपको उनके आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे इसको सॉल्व करना। एंड बिफोर दैट वी विल शेयर आउट सम इन्फॉर्मेशन विद यू। हमारे पास आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, हम इस लेक्चर सीरीज में इन सारे पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस बनाएंगे। ठीक, आपको वो अवेलेबल होगा। उन वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ हमारे पास आपके लिए ये क्वेश्चन बुकलेट्स भी हैं, ये जो क्वेश्चन बैंक है ये भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट सिटिंग एज वेल एज सेकंड सिटिंग, दोनों सिटिंग के क्वेश्चन पेपर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये बुक्स के थ्रू अवेलेबल होंगे। ठीक, इन बुक्स में QR कोड दिए गए होंगे। इन वीडियो सॉल्यूशंस को जो आपके हम यहाँ पे बनाएंगे आपके लिए, उनको आप थ्रू दिस QR कोड एक्सेस कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन बैंक है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है क्लास 10th में, और दोनों सिटिंग के एग्जाम इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जबकि क्लास 12th के लिए भी अवेलेबल है, जिसमें आपको तीनों स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स और जो हमारा आर्ट्स है, इन तीनों के लिए आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप कहां से परचेज कर सकते हैं? इसको आप परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप ई टीम लाइव से। ठीक है, ई टीम लाइव को आप गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं एज वेल एज द बुक्स विल बी अवेलेबल हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर आप वेबसाइट से परचेज करना चाहते हैं तो जो हमारी वेबसाइट है www.eteam.live पे आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ से हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम शॉर्ट आंसर पे बढ़ेंगे और फिर लॉन्ग आंसर। तो सेक्शन ए में देखते हैं। सेक्शन ए के बारे में भी बता चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, ठीक है, देयर आर 1 to 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 4 ऑप्शंस ईच, इनमें से 4 ऑप्शन हर किसी का और 1 करेक्ट है। ठीक, सिलेक्टेड ऑप्शन को MR शीट पे मार्क करना और आंसर एनी 40 क्वेश्चन। इसमें गलत लिखा हुआ है, 41 नहीं होगा, इसमें 40 होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको 40 क्वेश्चन ही करने। नाउ लेट्स वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अपना पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना शुरू करते हैं। विच इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? ठीक, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना। ठीक है, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन का जो क्रेडल है, जिसको कहा जाता है, जहां से यूरोपीय सभ्यता शुरू हुई, ऑप्शन नंबर 1 ग्रीस, बी पोर्टुगल, सी इंग्लैंड और डी पोलैंड। तो अगर आपने कभी भी अगर थोड़ा बहुत यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हो, तो यूरोपियन हिस्ट्री में 2-3 जगहों का नाम आता है। ग्रीस का आता है, एथेंस का आता है, ठीक, स्पार्टा का नाम आता है। तो ये जो है ए ऑप्शन है आपका, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ग्रीस जो है यूरोपियन सभ्यता का पालना माना जाता है कि यहाँ से यूरोपियन सभ्यता की शुरुआत होती है। इंग्लैंड, पोर्टुगल और पोलैंड ये बहुत बाद में, करीब सन 700-800 के आसपास इनमें राजशाही आना शुरू होती है, क्योंकि ग्रीस कई हजार साल पहले से यहाँ पे राजशाही थी। डेमोक्रेसी वगैरह सारा कुछ यहीं पे, लोकतंत्र वगैरह सबसे पहले इसी जगह पे आया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ग्रीस इज नोन एज सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। यूरोपीय सभ्यता का पालना ग्रीस को कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ रशिया कॉल्ड? रशिया की जो पार्लियामेंट है, संसद, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डाइट, बी पार्लियामेंट, सी डूमा, डी सीनेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डूमा। डूमा इज द पार्लियामेंट ऑफ रशिया। ठीक, सीनेट जो है वो पार्लियामेंट है अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की पार्लियामेंट को सीनेट कहा जाता है, और पार्लियामेंट जो है वो इंडिया की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट, इंडिया और इंग्लैंड की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहा जाता है। इंडिया और इंग्लैंड, यहाँ पे पार्लियामेंट है उसका नाम पार्लियामेंट है। ठीक, डूमा इज ऑफ रशिया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है शब्द वो डूमा है रशिया के लिए, सीनेट है अमेरिका के लिए, और पार्लियामेंट ही है इंडिया और इंग्लैंड के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी बर्लिन, सी दिल्ली और डी ताशकंद।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ताशकंद है। क्या? ताशकंद। ठीक, साल 1923 में एम.एन. रॉय नाम के एक साहब थे, एम.एन. रॉय नाम के एक लीडर थे, वो ताशकंद में एक एग्रीमेंट के लिए गए थे। वहां पे इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। भारत में स्थापना होती है कानपुर में। भारत में आके उसका पहला रेजोल्यूशन पास किया जाता है कानपुर में। ठीक, कानपुर में 1925 में। ठीक, तो 1924 में। ठीक, 1924 में कानपुर में जो है भारत में स्थापना होती है, लेकिन ओरिजिनल जो फाउंडेशन है वो ताशकंद में एम.एन. रॉय द्वारा 1923 में रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वेयर वॉज द टोनकिन फ्री स्कूल एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन नंबर, टोनकिन फ्री स्कूल कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है? कंबोडिया, फ्रांस, लाओस, वियतनाम। तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका डी करेक्ट। ठीक, वियतनाम में इस टोनकिन फ्री स्कूल को एस्टेब्लिश किया गया था। किसकी? फ्रेंच भाषा की नॉलेज देने के लिए, फ्रेंच एजुकेशन देने के लिए। और फ्रेंच एजुकेशन से क्या होता है, वो कह रहे थे कि हम फ्रेंच एजुकेशन देंगे, और फ्रेंच एजुकेशन से सोसाइटी में क्या आएगा? रिफॉर्म आएगा, सोशल रिफॉर्म, सामाजिक बदलाव को, सामाजिक परिवर्तन को, सामाजिक सुधार को लाना चाहते थे फ्रेंच एजुकेशन से। और किस साल में? साल 1919 और 1920 के आसपास इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो दिस वॉज दी ऑप्शन नंबर डी। 4th नंबर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, टोनकिन फ्री स्कूल कहाँ पे? डी, वियतनाम में एस्टेब्लिश किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग हुज रेन वॉज इल्बर्ट विल प्रेजेंटेड? भारत में ये इल्बर्ट विल किससे एसोसिएटेड है? इंडिया में ब्रिटिश रूल से। तो इल्बर्ट विल एक पास हुआ था। इस बिल के अंदर क्या था कि पहले इल्बर्ट विल आने से पहले एक चीज़ थी कि यूरोपियन जो जज होंगे, यूरोपियन जो लोग होंगे, जैसे यूरोपियन पीपल है, उसने कोई क्राइम किया, मान लीजिए यूरोपियन पीपल है, उसने मर्डर किया। ठीक, और एक इंडियन है जिसने मर्डर किया। ठीक, दोनों ने मर्डर किया। ठीक, तो यूरोपियन जो आदमी होगा उसको कोई यूरोपियन जज ही सजा दे सकता है। मतलब यूरोपियन जज पनिश बाई यूरोपियन जज, पनिश बाई यूरोपियन जज। और भारतीय को कोई भी दे सकता है, हिंदुस्तानी जज भी हो और यूरोपियन जज भी हो, तो कोई भी दे सकता है। लेकिन इल्बर्ट विल आया, तो इल्बर्ट विल कब आया? 1883 में, 1883 में इल्बर्ट विल आया। और इसके हिसाब से क्या हुआ कि यूरोपियन क्रिमिनल्स को अब इंडियन जजेस भी सजा दे सकेंगे, इंडियन जजेस भी उनके केसेस सुन सकेंगे। तो इस पर बहुत बवाल मचा कि भारतीय लोगों को तो वो तो बराबर समझते ही नहीं थे। ठीक, तो भारत के लोग यूरोपीय लोगों को कैसे सजा दे सकते हैं? तो इस बात पे बवाल हुआ। ठीक है, बाद में इस बात को वापस ले लिया। तो ये किसके समय आया था? ये आया था जनाब लॉर्ड रिपन के समय पे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में लॉर्ड रिपन के टाइम पे ये आया है, 1883 में, 1883-84 में ये आया है। और इसका मकसद क्या था? कि इसका मकसद था ये कहना कि जो यूरोप के क्रिमिनल्स होंगे, जो यूरोपीय लोग, ऑरिजिन के लोग होंगे, यूरोपीय मूल के लोग होंगे, उनको सजा देने का काम, उनके केसेस सुनने का काम भी भारतीय जज अब कर सकते हैं। ठीक, तो लॉर्ड बी रिपन इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड लिटन ने क्या किया है? लॉर्ड लिटन का काम है, लॉर्ड लिटन ने किया था वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट नाम की एक चीज़ थी कि जो भी अखबार होंगे उनको, इन्होंने बहुत सारे अखबारों को बंद कर दिया था। ठीक, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे लाए भारत में, रेलवे लाए। ठीक है, PWD लेके आए, और PWD के साथ साथ पोस्ट और टेलीग्राफ भी इंडिया में लेके आए। पोस्ट और टेलीग्राफ इनका काम है। लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन, बंगाल डिवीजन 1905 में। ठीक, इनके सबके काम आपको याद होने चाहिए। 1905 में बंगाल डिवीजन होता है। तो सबके काम आपने देख लिया, लॉर्ड रिपन का भी आपने देख लिया। लॉर्ड रिपन काफ़ी मतलब रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं। ठीक, इन्होंने काफ़ी आसानी की भारतीय अखबारों के लिए और भारतीय जजों के लिए। तो ये काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। बाकी सबके आपके देख चुके हैं आप इनमें से। ठीक, इन विच कांग्रेस सेशन वॉज द प्रपोजल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्टेड? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल किस कांग्रेस सेशन में अडॉप्ट किया गया था? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो प्रपोजल है उसको पास किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए नागपुर, बी लाहौर, सी लखनऊ और डी कराची। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नागपुर में किया गया था। नागपुर में लीडर कौन था? प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट वॉज CR दास, चित्तरंजन दास जो थे, देशबंधु चित्तरंजन दास। उनका प्रपोजल साइन हुआ साल 1920 में। ठीक, 1920 में नागपुर सेशन में इन्होंने प्रपोजल दिया और प्रपोजल ये पास हो जाता है, और इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। ठीक, लाहौर में क्या हुआ था? लाहौर में साल 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड को इस्टेब्लिश किया गया था, पूर्ण स्वराज। और उस समय लीडर कौन था? उस समय लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। ठीक, उन्होंने जब अधिवेशन की जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कहा कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक, लखनऊ में लखनऊ पैक्ट साइन होता है। लीग और कांग्रेस साथ में जाते हैं, लीग प्लस कांग्रेस बनता है लखनऊ पैक्ट कहते हैं इसको। क्या नाम दिया गया? लखनऊ पैक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, CR दास 1920 में नागपुर में सेशन किया उन्होंने, और ये लखनऊ पैक्ट और पूर्ण स्वराज किया इन्होंने। ऑप्शन, तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए करेक्ट है इसका। बाकी सारे ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हमने दे दी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन विच कंट्री डिड प्रिंटिंग प्रेस स्टार्टेड, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ होती है? तो ऑप्शन ए इंडिया, बी इंग्लैंड, सी चाइना, डी जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, चाइना में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु पब्लिश्ड इंडिपेंडेंस, ये एक अखबार का नाम है, इंडिपेंडेंस एक अखबार का नाम है, इसने किसने प्रिंट किया? एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, मार्टिन लूथर। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मोतीलाल नेहरू जो साहब थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस नाम का अखबार निकाला और इसको पब्लिश किया। ठीक, एनी बेसेंट ने एक अखबार निकाला जिसका नाम था कॉमनवील। क्या नाम था? कॉमनवील। ठीक, गांधी जी ने अखबार निकाला जिसका नाम था स्वराज। स्वराज के अलावा एक और अखबार था हरिजन। ठीक, ये इनके अखबार हैं। मार्टिन लूथर अमेरिका के आदमी हैं। ठीक है, तो ये आपके तीनों ऑप्शंस, जो तीनों अखबार हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और बाकी दोनों के भी अखबार हमने बता दिए आपको जो उन्होंने चालू किए थे। ऑप्शन नंबर 8 इज करेक्ट और ऑप्शन नंबर 8 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड द फर्स्ट गवर्नमेंट इन साउथ वियतनाम, साउथ वियतनाम में पहली गवर्नमेंट किसकी थी? ऑप्शन नंबर ए हो चिन मिन, बी बाओ दाई, सी नोगो दिन दिएम और डी सियान हुक। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इनकी जो सत्ता है कब से कब तक चलती? 1955 से लेके 1964 तक। ठीक है, और ये काफ़ी अनपॉपुलर थे, इन्होंने क्या किया? सप्रेशन किया, काफ़ी सप्रेस्ड अपोजिशन, तो इस वजह से इनको पलट दिया गया। बाद में जो वॉर शुरू होती है, वियतनाम वॉर, जिसमें अमेरिका भी कूदा, रशिया भी कूदा, चाइना भी आया, तो उसके बाद इनको सत्ता छोड़नी पड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हेन वाज द फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन हेल्ड, पहला जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1854, बी 1864, 1874, 1884। जेनेवा कन्वेंशन का लेना देना किससे? जेनेवा कन्वेंशन जो है वो पहली बार साइन हुआ जिससे युद्ध में वॉर वुंडेड सोल्जर्स होते थे, युद्ध में हर आदमी को नुकसान होता है। ठीक, ज़्यादातर लोगों को, जैसे वो युद्ध में आदमी मारे जाते हैं, घायल भी होते हैं, तो ये किसके लिए था? वॉर वुंडेड सोल्जर के लिए, वॉर वुंडेड सोल्जर्स के लिए, कि अगर युद्ध के मैदान में कोई आपको मेडिकल कैंप लगा दिख जाता है, ठीक है, तो उस पर आप अटैक नहीं करेंगे। कोई डॉक्टर होगा तो उसको आप नहीं मारेंगे। ठीक, तो कोई सोल्जर होगा, उसके क्या अधिकार होंगे? कोई मान लीजिए आपने कोई घायल सोल्जर पकड़ लिया, कोई सैनिक पकड़ लिया, तो उसके क्या अधिकार होंगे? तो ये सारी बातें जेनेवा कन्वेंशन में साल 1864 में डिस्कस की गई थी। अगर आपने रेड क्रॉस नाम की संस्था का नाम सुना हो, तो रेड क्रॉस जो है वो इसी संस्था के बाद में, इसी जेनेवा कन्वेंशन से कुछ समय बाद अस्तित्व में आता है। वो भी इसी काम के लिए बनाया गया था कि युद्ध के समय जो भी लोग घायल हो जाते हैं उनकी देखभाल करने के लिए हमें एक संस्था की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 10th का बी, 1864 में फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन साइन होता है और ये युद्ध में घायल सैनिकों के लिए काम करने का इसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए, अगेंस्ट विच लॉ वाज अ मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में किस चीज़ के खिलाफ मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी? तो आपको अगर याद होगा तो एक कानून पास हुआ था जिसको काला कानून कहा गया था। तो काला कानून था रॉलेट एक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इल्बर्ट वेल, बहुत पहले हो चुका है, इल्बर्ट वेल हुआ था 1884 या 1883 के आसपास। ठीक, साइमन कमीशन 1927 में आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रॉलेट एक्ट साल 1915 में आता है, लेकिन इंप्लीमेंट होते होते इसको साल 1919 हो जाता है। ठीक, तो इसको रॉलेट एक्ट को लाया और रॉलेट एक्ट के अंदर में क्या था? काला कानून इसको क्यों कहा गया था? कि मान लीजिए आप किसी को भी पकड़ सकते हैं, आपको संदेह है किसी पे कि ये इसने देशद्रोह का काम किया है, ठीक, ये सरकार के खिलाफ कुछ लिख रहा है, उसको आपने पकड़ा और उसको जेल में डाल दिया और मजिस्ट्रेट के सामने कोई उसकी पेशी नहीं हो रही है। ठीक, तो ऐसे ही किसी को भी बिना सर्च वारंट के, बिना अरेस्ट वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर ले रहे हैं, किसी के भी घर की तलाशी ले रहे हैं, तो ये इस एक्ट के वजह से हो रहा था। और इस एक्ट के वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा था, काफ़ी आक्रोश था, तो उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया और आंदोलन के लिए मीटिंग बुलाई गई थी जलियांवाला बाग में। वहाँ पे गोलियां चल गई और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, काफ़ी सारे लोगों को मार दिया गया, करीब करीब 1000 लोग इस नरसंहार में मारे गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 11th का बी इज करेक्ट। 11th 12th की तरफ बढ़ते हैं। When was the unification of Italy completed? इटली का एकीकरण किस साल में पूरा हुआ? ठीक, 1861, 1861, 1871, 1720 और 1870। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। 1849 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक, और 1871 में ये कंप्लीट हो जाता है। और इसमें कौन कौन? ज्यूसेप मैज़नी, गैरिबल्डी, ठीक, गैरिबल्डी के बाद क्यूलोन नाम के, ठीक, ये सारे लोगों ने रोल प्ले किया। ये और जर्मनी का और इटली का दोनों का यूनिफिकेशन एक ही साल में कंप्लीट होता है, साल 1871 में। जर्मनी का किसने कंप्लीट करवाया था? जर्मनी का कंप्लीट करने में एक साहब का नाम था जिनका नाम है ओटो वन बिस्मार्क। ये दो नाम आपको जरूर याद रखते हैं, गैरिबल्डी और मैज़नी। तो ये आपके यूनिफिकेशन से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लुई फिलिप वाज द रूलर ऑफ विच कंट्री? लुई फिलिप किस देश के राजा थे? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लुई फिलिप
राजा थे फ्रांस के, और 1848 का जो रेवोल्यूशन है, 1848 का रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस है, उसके बाद इन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस में गद्दी इनको छोड़नी पड़ी। इसके बाद ये आखिरी राजा माने जाते हैं, ही इज द लास्ट मोनार्क ऑफ फ्रांस, लास्ट मोनार्क ऑफ फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1848। ठीक है, फ्रांस के ये राजा थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे अनाउंस्ड? इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब अनाउंस हुआ? साल 1975, 1978, 1980, 1985, 1975, 1978, 1980 एंड 1985। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यूनाइटेड नेशंस ने इस साल को वुमेन्स ईयर को डिक्लेयर किया और मार्च में इस वुमेन डे को सेलिब्रेट किया जाने लगा। मार्च 1975 में डिस्कस हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कब बनता है? साल 1995, 1995, 1996, 1998 और 1999। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत ने 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, सिंपल डेट का क्वेश्चन है, नथिंग सीरियस। ठीक है, 1516 विच टाइटल डिड द ब्रिटिशर्स गिव टू गांधी जी? गांधी जी को अंग्रेजों ने कौन सा टाइटल दिया, कौन सा मेडल दिया? तो नाइट की उपाधि मिली थी सर रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को ये उपाधि मिली थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग के बाद वापस भी कर दिया था। महात्मा की जो उपाधि थी उनको दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक, अंग्रेजों ने कौन सी दी थी? कैसर हिंद। ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये एक मेडल होता था जो दिया जाता था। कैसर हिंद का मतलब है कि एम्परर ऑफ इंडिया, एम्परर ऑफ इंडिया, एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, इसको साल 1947 के बाद देना बंद कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद दांडी मार्च? दांडी मार्च के साथ कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है? नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस, चंपारण। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दांडी मार्च के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ और ये कब से कब तक चला है? साल 1930 से लेकर 1933 तक। 3 साल के करीब इसकी ड्यूरेशन मानी जाती है। तो ये दो डेट्स आपको याद रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वॉज एस्टेब्लिश फर्स्ट? इनमें से कौन सा बैंक था जो सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था? पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक। तो इनमें से ऑप्शन जो करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक। ये करीब करीब 1860s में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सॉरी 1890s में, आई एम कंफ्यूजिंग द डेट, बट ये पहले है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में और इंडियन बैंक 1905 में। ये शायद 1890s में स्टैब्लिश इसको किया गया था। लाहौर में इसका पहला हेडक्वार्टर खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पंजाब नेशनल बैंक इज द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान उससे पहले 1700 कुछ में शुरू हुई थी, लेकिन इनमें से सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक की शुरुआत मानी जाती है। अगला 19 हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? तो पहला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो बाल गंगाधर तिलक इस समय जेल में थे, सॉरी वापस आ गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लाला लाजपत राय वॉज दी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक, बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी होम रूल लीग, होम रूल लीग, होम रूल लीग किसने बनाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट। नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब स्थापना हुई थी? 1902, 1906, 1911, 1912। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। साल 1906 में ढाका में, कहाँ पे? ढाका में एक मूवमेंट, ढाका में एक मीटिंग होती है, जिसके बाद मुस्लिम लीग को बनाया जाता है और सर आगा खान को, सर आगा खान 3 को पहला प्रेसिडेंट बना दिया जाता है इस पार्टी का। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेयर इज सिमलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड? सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटक, केरला, उड़ीसा एंड गुजरात। ठीक, उड़ीसा एंड गुजरात। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिमलीपाल एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व भी है। ठीक, यहाँ पे टाइगर भी मिलते हैं। कर्नाटका में, सॉरी केरला में है पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। और कर्नाटका में नीलगिरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 21 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेयर इज कालपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड? कालपक्कम
न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तमिलनाडु में कालपाकम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कर्नाटका में है कैगा, ठीक है, कैगा थर्मल पावर प्लांट, और केरला में शायद कोई नहीं है। वेस्ट बंगाल और केरला में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नॉट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट? तो भारत के पूर्वी तट पे कौन सा कोस्ट पे इनमें से कौन सा पोर्ट नहीं है? तो टूटिकोरिन चेन्नई के नीचे, पैराडीप है हमारा ओडिशा में, विशाखापट्टनम इज ऑल्सो इन ओडिशा, मर्मागांव इज हियर इन गोवा। मर्मागांव जो है वो कहाँ पे है? गोवा में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टूटिकोरिन है तमिलनाडु में, ठीक, पैराडीप है ओडिशा, और विशाखापट्टनम इज ऑल्सो इन ओडिशा। तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑटोमेटिकली करेक्ट, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज ऑटोमेटिकली करेक्ट। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर कौन सा है? क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, रॉक्स हैं, सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इनमें से सभी चीज़ें हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, क्लाइमेट में भी, वेजिटेशन में भी और रॉक्स में भी, कि किस तरह की चट्टान होगी उससे कौन सी मिट्टी बनेगी, कैसा मौसम होगा उससे फर्क पड़ेगा कि किस तरह की मिट्टी बनेगी, वेजिटेशन आसपास पेड़ पौधे किस तरह के, उससे भी फर्क पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। ऑस इज अ टाइप ऑफ व्हीट, राइस, मेज और मिलेट। तो बंगाल में 3 तरह के चावल उगते हैं, ओस, अमन और बोरो। ओस, अमन और बोरो, ये 3 जो चावल हैं इनको उगाया जाता है, और ये 3 सीजनल राइस है। तो जो इट इज़ अ टाइप ऑफ राइस, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ राइस, ठीक। तो ओस, अमन, बोरो नाम के 3 चावल बंगाल में उगाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हेडक्वार्टर ऑफ एनी रेलवे जोन? इनमें से कौन सा जो सिटी है वो किसी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर नहीं है? बिलासपुर, हाजीपुर, इंदौर और कलकत्ता। बिलासपुर, हाजीपुर और इंदौर। देखो हाजीपुर और कलकत्ता और बिलासपुर तीनों ही किसी न किसी जोन के, रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स हैं। इंदौर किसी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द फॉलोइंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज इन वेस्ट बंगाल? ठीक, तो इनमें से कौन सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो वेस्ट बंगाल। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते क्या है? वो इलाके जहाँ पे व्यापार के लिए सारी फैसिलिटी जो है स्टेट बना के देता है, आपको उनको यूज़ करना और वहाँ पे व्यापार को फैलाना है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ही यही है कि वो टैक्स फ्री जोन्स होते हैं, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी, जगह सस्ती मिलेगी। तो सूरत जो है वो गुजरात में, सेंट्रा क्रूज मुंबई में है, कांडला भी गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर डी, फाल्टा जो है दैट इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड इकोनॉमिक जोन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 27 के बाद 30, विच इज द बिगेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ साउथ इंडिया? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी परियोजना कौन सी है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तुंगाभद्रा, बी शरावती, सी चंबल और डी हिराकुड। तुंगाभद्रा, शरावती, चंबल और हिराकुड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तुंगाभद्रा जो है ये कहाँ पे है? ये हमारा तुंगाभद्रा हमारा जो है कर्नाटका, तेलंगाना और जो हमारा जो कौन सा इलाका है, सॉरी आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है, उस पूरे इलाके में ये सबसे बड़ी जलीय नदी घाटी की परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। शरावती कहाँ है? शरावती इज इन कर्नाटका। हिराकुड जो है वो है हमारा है झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पे, ठीक। चंबल इज इन मध्य प्रदेश, चंबल इज इन राजस्थान, सॉरी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 30 का 28 का 29 पे मूव करेंगे। हु स्टार्टेड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया? रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है इंडिया में किसने शुरू की? रेडियो क्लब ऑफ दिल्ली, रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता, आकाशवाणी और रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। तो इन्होंने साल 1923 में, ठीक, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में शुरू की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड समिट हेल्ड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? दुनिया में सबसे पहली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो मीटिंग है वो कहाँ पे होती है? इसको और दूसरा नाम दिया गया था अर्थ समिट। अर्थ समिट ये किस साल में हुई थी? ये हुई थी साल 1992 में। और कहाँ पे? ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ये इसकी शुरुआत मानी जाती है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इसको शुरुआत मानी जाती है कि पहली अर्थ समिट जो है वो साल 1992 में रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 30 का सी, 30 का सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 31, विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट? जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बिहार में कौन है? गया, पूर्णिया, भोजपुर और कैमूर। पूर्णिया और कैमूर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पूर्णिया जो है बिहार में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन, जूट का उत्पादन जो है बिहार में होता है। पूर्णिया के अलावा और कौन कौन से इलाके हैं? कटिहार है, ठीक है, इसके बाद सहरसा है, ठीक। ये कुछ इलाके हैं जहाँ पे जूट का प्रोडक्शन होता है। इन बाकी के तीनों इलाकों में जूट का प्रोडक्शन नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्वाइट इजी,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सौरव ऑफ बिहार। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन। कहा क्यों जाता है शोक? क्योंकि जो भी नदियां अपना जो रास्ता है उसको बार बार बदलती हैं, जिससे बाढ़ आती है, उस वजह से उनको कहा जाता है कि ये शोक है। मतलब इसके आने से ये जब नदी बाढ़ आती है तो उसमें बहुत सारी जिंदगियां खराब हो जाती हैं, ठीक है, लोगों के घर बह जाते हैं, लोगों के मवेशी बह जाते हैं, खेत खराब हो जाते हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहता है? शोक कहा जाता है। नदियां जो है वैसे तो उत्साह का वो होती हैं कि पानी लाती हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है तो शोक का भी उसको नाम शोक की भी संज्ञा दे दी जाती है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक, कोसी नदी इज नोन एज सौरव ऑफ बिहार बिकॉज इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग दी फ्लड। ठीक, बाढ़ जब आती है तो काफी नुकसान करती है। ठीक, इसके बाद एक सवाल और है, सौरव ऑफ बंगाल। एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं सौरव ऑफ बंगाल किस नदी को कहा जाता है? सौरव ऑफ बंगाल कहा जाता है एक नदी है जिसका नाम है दामोदर। दामोदर जो नदी है उसको क्या कहा जाता है? सौरव ऑफ बंगाल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 32 का सी। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका। तो भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का काम क्या है? तो बॉक्साइट वो मिनरल है, ठीक, जिससे क्या बनता है? जिससे बनती है एल्यूमिनियम। क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनती है। ठीक, और इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है उड़ीसा में। क्या होता है? उड़ीसा में। ठीक, गुजरात जो है ट्रेड के लिए, झारखंड में कोल सबसे ज्यादा होता है, कर्नाटका में आयरन ओर, लौ अयस्क जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, 33 का बी। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेयर इज द ब्लैक सॉइल फंड? भारत में काली मिट्टी कहाँ पे मिलती है? झारखंड, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। भारत में काली मिट्टी कुछ 3-4 इलाके हैं जिन पे मिलती है। तो इनमें से कौन कौन से ब्लैक सॉइल को? सबसे पहले ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है? रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक और रेगुर सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक, इन इलाकों में काली मिट्टी का जो इलाका है। अच्छा, कर्नाटका के कुछ इलाकों में भी इसको पाया जाता है, कर्नाटका के ऊपरी इलाकों में। ठीक, तो इनमें से देखिए कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, वेस्ट बंगाल में क्या मिलेगी? वेस्ट बंगाल और झारखंड में मिलेगी एलुवियल सॉइल। क्या मिलेगी? एलुवियल सॉइल। अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ मिलेगी लेटराइट सॉइल। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34 के बाद 35 देखेंगे। बोकारो स्टील प्लांट वॉज बिल्ट इन विच 5 ईयर प्लान? कौन सी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट को बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सेकंड, बी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1956 टू 1961। ये एक जो साल था, ये जो तीसरा पंचवर्षीय योजना थी, इसमें इसको बनाया गया था। और किसके हेल्प से बना था? रूस की हेल्प से इसको बनाया गया था। रशिया की हेल्प से इसको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, 35 का बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द आयरन स्टील प्लांट वर एस्टैब्लिश्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? कौन से इलाके में सबसे पहले जो आयरन स्टील के प्लांट के हैं, प्लांट के जो रीजन है उनको बनाया गया? तो ऑप्शन ए डेक्कन प्लेटू, बी वेस्टर्न कोस्ट, सी हिमालय रीजन। इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इनमें से कोई भी नहीं इज दी करेक्ट ऑप्शन। कहाँ बनाया गया था? इसको बनाया था छोटा नागपुर प्लेटू एरिया में। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में इसको बनाया गया था। क्यों? क्योंकि इन इलाकों में कोयला भी है जिसको जरूरत होती है। कोयले के साथ जो है आयरन भी मिल जाती है। ठीक, आयरन और भी यहीं से मिल जाती है। पानी के लिए नदियां भी हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज इस इलाके में मौजूद है। इस वजह से यहाँ पे जो आयरन एंड स्टील के प्लांट थे उनको लगाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड न्यू एल्यूवियल सॉइल? तो एल्यूवियल सॉइल जो होती है वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? खादर और बंगार। ठीक, खादर जो है वो नई है, न्यूअर एल्यूवियम। ये कैसी होती है? मोर फर्टाइल, ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक, ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसमें अगर फसल उगाएंगे आप तो ये अच्छा। और ये कहाँ मिलेगी आपको? ईस्टर्न यूपी जैसे मतलब जो हमारे पूर्वांचल के एरिया हैं, जैसे मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, ये इलाका जो है पूरा ये पूर्वांचल का। तो ईस्टर्न यूपी और बिहार में इसको कहा जाता है कि खादर मिलेगी आपको न्यूअर एल्यूवियम में। बंगर ये ओल्डर है, पुरानी मिट्टी है, ओल्डर एल्यूवियम है। और ये कैसी है? लेस फर्टाइल है, कम फर्टाइल है। ये कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको वेस्ट यूपी और सेंट्रल यूपी में, इसके इलाकों में ये मिलेगी आपको खादर और बंगाल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। खादर इज द न्यूअर एल्यूवियम जो ज़्यादा फर्टाइल इन कंपेरिजन टू बंगाल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 38
इन विच पार्ट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट मोस्टली फाउंड, मैंग्रोव के फॉरेस्ट जो है वो कहाँ जनरली मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, सुंदरबन, वेस्ट कोस्ट, अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज बी, सुंदरबन सबसे ज़्यादा, सुंदरबन में मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ये घने फॉरेस्ट होते हैं जो कहाँ पे उगते हैं, दलदली इलाकों में, स्वैम्पी एरियाज में उगते हैं, स्वैम्पी एरियाज में उगते हैं ये, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इससे लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टिंग पोर्ट इन इंडिया, इनमें से कौन सा पोर्ट ऐसा है जिससे सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात किया जाता है, कोची, कोलकाता, पारादीप और मुंबई। तो आइडिया लगाइए चाय उग कहाँ रही है, चाय उग रही है असम में। असम के सबसे पास में कौन सी एरिया है, कोची बहुत दूर है, कोची केरला में बहुत डिस्टेंस है, पारादीप उड़ीसा में कोई ताल्लुक नहीं, मुंबई एक दूसरे के किनारे पे। सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कोलकाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कोलकाता पोर्ट जो है उससे सबसे ज़्यादा चाय का एक्सपोर्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, भारत में सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल कहाँ बन रहा है, कोलकाता, नागपुर, मुंबई और सूरत। तो ऑप्शन जो है इनमें से कोलकाता, नागपुर, मुंबई और सूरत जो है ये आपके ऑप्शन है। तो इनमें से आपको ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी सूरत इज करेक्ट। कॉटन टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा कहाँ बन रहा है, सूरत में बन रहा है, ठीक। पहले मुंबई में था लेकिन मुंबई की जो मशीनरी है दैट इज नाउ हैज बिकम ओल्ड एंड द इंडस्ट्री इज शिफ्टेड टू सूरत। सूरत को क्या कहता है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ बिहार इज मोस्ट प्रोन टू फ्लड, सबसे ज़्यादा बिहार में फ्लड कहाँ पे आती है, ठीक। ईस्ट बिहार, नॉर्थ, साउथ और वेस्टर्न बिहार, ठीक। ये चार इलाकों में से सबसे ज़्यादा कौन सा बाढ़ग्रस्त इलाका माना जाता है, तो इनमें ईस्टर्न, नदर्न, सदर्न और वेस्टर्न। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो बिहार का उत्तरी इलाका है, ठीक, जो ऊपर का इलाका है जो नेपाल बॉर्डर से लगने वाले, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारी नदियाँ पहाड़ों से सीधी प्लेन में आती हैं, तो बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ आती है, नदर्न बिहार में आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नदर्न बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, चंपारण, ईस्ट, वेस्ट, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ आने का खतरा है। 41 के बाद 42, व्हेन डिड द सीवियर अर्थक्वेक अकर इन गुजरात, गुजरात में सबसे भयानक अर्थक्वेक कब हुआ है, 1998, 2001, 2001, 2002, 2005। तो 2001 में गुजरात का एक इलाका जिसको नाम दिया था भुज, भुज में एक कब 26 जनवरी के दिन एक काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक आता है और उसमें काफ़ी सारे लोग बेघर होते हैं, काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। अराउंड फिगर है कि 10,000 के लोग, करीब लोग उसमें मारे जाते हैं इस बड़े भूकंप में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च टू प्रिवेंट द डिक्लाइनिंग अंडरग्राउंड वाटर लेवल। जो मान लीजिए हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, जो ज़मीन के नीचे जो हमारा पानी, उसको बचाने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप इरिगेशन, ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जिससे पानी बच सकता है, इनमें से तीनों ही चीज़ें जिससे पानी बच सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब कि बारिश के पानी को पकड़ के उसको वापस से ज़मीन में भेज देना। वाटर शेड मैनेजमेंट, नदियों के आसपास के पानी को ऐसे मैनेज करना कि नदी में पानी के इलाकों को ऐसे देख रेख करना कि नदी में जो पानी है वो साफ सुथरा रहे और पानी बना रहे और पीने लायक हो। ड्रिप इरिगेशन, पानी को बूंद बूंद करके पौधों में डाला, जिससे जो पानी हम एक्स्ट्रा डाल देते हैं खेत में जो हवा में उड़ जाता है ज़मीन से निकाल के, तो वो बच जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 43 का डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर ऑफ साउथ बिहार, इनमें से कौन सी नदी है जो साउथ बिहार में बहती है, गंडक, सोन, कोसी और कमला, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, गंडक इज द रिवर ऑफ साउथ बिहार, साउथ बिहार की जो रिवर है दैट इज गंडक, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर 44, ठीक है। हाउ मच डज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इंक्रीज आफ्टर ईच यूनिट ऑफ रिक्टर स्केल। तो इसको समझिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। जैसे मान लीजिए रिक्टर एक पैमाना है जिस पे हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं कि भूकंप कितना तेज था। तो मान लीजिए भूकंप पहले एक तीव्रता आती है 2 की और दूसरे भूकंप की तीव्रता आती है 3 की। तो 2 से 1 तक जाने में, 2 से 3 तक जाने में रिक्टर स्केल पे तो 1 यूनिट बढ़ा, लेकिन जो एनर्जी है वो कितने टाइम बढ़ जाती है, 10 गुना, 10 टाइम्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 जूल की एनर्जी निकली, ठीक, तो यहाँ पे 1000 जूल की निकलेगी, ठीक। तो एनर्जी जो है वो 10 गुना बढ़ती चली जाती है। जैसे आप रिक्टर स्केल का एक एक पैमाना बढ़ाते चले जाएंगे, जो एनर्जी है वो 10 गुना होती जाएगी, 10 गुना होती चली जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, सी 10 टाइम्स और 15 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 45 का सी, ठीक है। 46, विच वॉज द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का 22वां राज्य कौन सा था, गोवा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर। इनमें से कौन सा राज्य जो है भारत का 22वां राज्य बना था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था और इसको एक राज्यशाही से कन्वर्ट करके भारत का एक राज्य बना लिया गया था। तो 46 का सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाई व्हाट मीन्स
बाई व्हाट नेम द मास स्ट्रगल ऑफ 1974 नोन। 1974 में भारत में एक आंदोलन लाया गया। भारत में जो करप्शन था, जो आज़ादी के बाद जो हमने सपने ख्वाब देखे थे, जो सपने देखे थे कि भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, वो सारी चीज़ें ख़राब होती थी कि लोगों करप्शन बढ़ गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सरकारी जो भी ऑफिसेज थे उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने लगी। तो एक आंदोलन चलाया गया, एक लीडर थे जिनका नाम था JP नारायण, जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण के साथ साथ जो पूरे भारत के जो भी स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने उनके साथ आंदोलन दिया। ठीक, स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था टोटल रेवोल्यूशन, कि पूर्ण क्रांति होगी अब, कि हर चीज़ भारत में जो भी चीज़ें खराब है उनको हटा के, और जिस भारत की कल्पना 1947 में की गई थी वो भारत हम दोबारा बनाएंगे। तो ये सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन था जिसको सरकार ने बुरी तरह से कुचला, इमरजेंसी वगैरह भी लगा दी। तो जिसके खिलाफ उसके बाद में फिर सरकारें बदली भी। तो ऑप्शन नंबर 20 करें। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? ग्रीन रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर से। किससे? एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, खेती बाड़ी से। रेनबो रेवोल्यूशन, ये मिक्स जो रेवोल्यूशन है, सारे तरह के रेवोल्यूशन को साथ में जोड़ा गया है। व्हाइट रेवोल्यूशन इज विद मिल्क, दूध के साथ इसकी क्रांति को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बी जो ऑप्शन है वो सही है इसके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48, मनी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन लाइक मैटर्स आर केप्ट इन विच लिस्ट। ये जो तीनों चीजें संविधान में हमारे 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो चीजें हैं उन पे फैसला कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्करेंट में बोथ। ठीक, तो इनमें से कौन सी जो चीजें हैं जो किस में रखेंगे? मनी, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन। तो मनी और बैंकिंग मतलब समझ रहे हो कि भारत में कौन सा रुपया चलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट अगर डिसाइड करने पे तो हर स्टेट का अपना एक अलग पैसा होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 49। व्हाट इज द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। भारत का जो भारतीय संविधान का जो 12वां अनुसूची है, ठीक, 12th शेड्यूल है, वो किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, बी इनकम सोर्सेज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, डी फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें जो ऑप्शन है दैट इज ए। साल 1992 में पंचायती राज एक्ट लेके आया गया। ठीक, उसके बाद इस शेड्यूल को ऐड किया गया और इसमें ज्यूरिसडिक्शन है म्युनिसिपैलिटी की, एक म्युनिसिपैलिटी क्या क्या काम करने के लिए बाध्य है और क्या क्या काम वो कर सकती है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हुआ? एक तो बना पंचायती राज, ठीक, दूसरा बना अर्बन लोकल बॉडीज मतलब शहरों में जो बॉडीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनको एस्टैब्लिश किया जाने लगा। दिस इज नोन एज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फंडामेंटल राइट्स किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में। ठीक, फंडामेंटल DPSP है, ये है पार्ट 4 में। ठीक, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं और शेड्यूल 12 में ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो दिस वाज दी ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 49। 49 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाउ मेनी अदर लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिसाइड हिंदी। हिंदी के अलावा कितनी और भाषाएं हैं जो शेड्यूल लैंग्वेजेस में, अनुसूचित भाषाओं में जिनको जोड़ा गया है? तो टोटल अगर याद हो आपको 22 लैंग्वेजेस हैं भारत में। अब हिंदी को घटा दिया हमने तो कितनी बची? 21 लैंग्वेजेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। काफी इजी है, ट्रिकी सवाल था, मतलब इजी है, बस उसको घुमा दिया है सवाल को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। इन विच कंट्री वॉज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी लेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार विश्व में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कहाँ पे बनती हैं? ब्रिटेन, इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर आपको याद हो कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हमेशा से ही एक लोकतंत्र है। जब यूनाइटेड स्टेट्स अस्तित्व में आया था, सिंस इट्स एग्जिस्टेंस इन 1784, 1784 में जब पहली बार ये एग्जिस्टेंस में आता है, यूनाइटेड स्टेट्स बनता है, तब से ही ये डेमोक्रेसी है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इंडिया में तो 1947 में बनी है, काफ़ी लेट। फ्रांस में बनती है 1848 में, और ब्रिटेन में थोड़ा सा उससे पहले अगर बन गई हो तो। ठीक है, तो दिस इज नोन एज ऑप्शन नंबर डी फॉर 51 क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 52, विद विच स्टेट्स इन नर्मदा वैली प्रोजेक्ट रिलेटेड। नर्मदा वैली जो प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट से रिलेटेड है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का कोई ताल्लुक नहीं है, नर्मदा उत्तर प्रदेश के आसपास भी नहीं है। ठीक, गोवा, कर्नाटका, नर्मदा दूर दूर तक नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी बहुत दूर है, वहां से नर्मदा का कोई लेना देना नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिकली करेक्ट है। आपको बस एलिमिनेट करना था इसमें। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आपको इन्फॉर्मेशन से आएगा, ये क्वेश्चन जो कॉमन सेंस से आएगा कि नर्मदा जो नदी है भारत के बीच में है और जो स्टेट इससे दूर है वहां से ही पास ही नहीं होती, तो इससे फायदा कैसे मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द वेस्ट इंडियन फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड। वेस्ट इंडियन फेडरेशन जो है वो कब उसकी स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1950,
ऑप्शन नंबर बी 1958, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1999। ठीक है, वेस्ट इंडियन फेडरेशन की स्थापना की गई थी 3 जनवरी 1958 को। किसने की थी इसकी? यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड ने इसकी स्थापना की थी। इसमें क्या किया गया था कि कैरेबियन जो कंट्री है, कैरेबियन सी एक जगह का नाम है, उसके आसपास के जो भी कंट्री जैसे जमैका हुआ, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो हुआ, ठीक, इन सबको मिला के कंट्री बनाया जिसका नाम दिया गया वेस्ट इंडियन फेडरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 3 जनवरी 1958 को यूनाइटेड किंगडम ने इस फेडरेशन को बनाया। ऑप्शन नंबर बी फॉर 53 क्वेश्चन। 54, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बीन गिवन अ प्लेस? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को किस आर्टिकल में जगह दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए 31, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 35, ऑप्शन सी आर्टिकल 40 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 42। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 43 में एक चीज़ लिखी है कि भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आनी चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आनी चाहिए, लेकिन ये आते आते साल 1992 लग गया। ये डाल तो 1950 में ही दी गई थी, लेकिन इसको आते आते साल 1992 हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, 55, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज द लाइफलाइन ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी की लाइफलाइन किसको कहा गया? तो किसी भी देश में लोकतंत्र होगा, ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि वहाँ के लोगों के पास कुछ अधिकार होंगे, मूलभूत अधिकार होंगे, और वो उन अधिकारों को अपना एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, उनको यूज़ भी कर पाएंगे। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बहुत सी ऐसी जगह जहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज, चाइना में भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स जो है उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप डेमोक्रेसी होंगे तभी आप लोगों को अधिकार दे पाएंगे। ठीक, अगर आपने लोगों को अधिकार दे दिए तो वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, और अगर सवाल पूछ रहे हैं तो तभी वो डेमोक्रेसी की लाइफलाइन मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसीलिए तो 1975 में क्या कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का काला अध्याय है वो, कि उसमें फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया गया ताकि लोग सवाल नहीं पूछ सकते सरकार से। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी लाइफलाइन ऑफ डेमोक्रेसी। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो दुनिया में 2 तरह की गवर्नमेंट होती हैं। यूनिटरी, जो भी डेमोक्रेसी होती है वो 2 तरह की होती है, यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी में क्या होता है कि एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी। सेंट्रल, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, नो स्टेट गवर्नमेंट, नो स्टेट गवर्नमेंट। फेडरेशन में क्या है कि देयर विल बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर, कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और कई सारे जो राज्य होंगे उनकी सबकी अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक, तो 2 तरह की। तो भारत में एक फेडरल सिस्टम है, यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल है कि एक स्टेट की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑस्ट्रेलिया में भी सेम है। इंग्लैंड में ये नहीं, इंग्लैंड में सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और कोई राज्य की सरकार वहाँ पे नहीं है, वही सारी कुछ देखती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सब कुछ वही देख रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इंग्लैंड में किसी भी तरह की फेडरल गवर्नमेंट नहीं, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट। 56 के बाद 57 में, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? इनमें से स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट कौन करता है? एक तो वो लोग होते हैं जो चुने जाते हैं, जिनको आप चुनाव में चुनते हैं, और एक होते हैं जिनको सरकार भेजती है कि जाइए इस काम को करके आइए। तो मेयर को हम चुनते हैं, इलेक्शन से होता है, मेयर हट गया। मुखिया को भी हम चुनते हैं, हट गया। ऑल ऑफ देम का मतलब ही नहीं, क्योंकि जब ये 2 हट गए तो ऑल ऑफ देम नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, सिटी कमिश्नर जो होता है ये एक IAS लेवल का अधिकारी होता है, IAS ऑफिसर होता है, जिसको सरकार भेजती है मेयर को सपोर्ट करने के लिए कि जाइए मेयर का सपोर्ट करिए और उसके जो भी काम है उनको आप देख के आइए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 57 के बाद 58, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट? कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है, मतलब जिसमें आप बहुत सारी पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार बनाती हैं, उसमें कहाँ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? तो 1 पार्टी सिस्टम, भाई एक ही पार्टी तो किस तरह का कोलिशन? जैसे चाइना में सरकार गठबंधन करेगी किससे? 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी मतलब 2 ही पार्टी, अब ए और बी, अगर ये गठबंधन कर लेंगे तो अपोजिशन में कौन रहेगा? तो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है। ऑप्शन सी, मल्टीपल पार्टी सिस्टम। खूब सारी, मान लीजिए 10 पार्टीज हैं, ठीक, 10 पार्टी में 5 पार्टी एक मत की हैं, 5 पार्टी एक मत की हैं, तो 5 पार्टियां ने मिली और अपनी एक सरकार बना ली। इंडिया में बहुत सारी अभी भी जो करंट गवर्नमेंट है वो क्या है? वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है कि उसमें बहुत सारी पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 58 के बाद 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड रिजल्ट ऑफ स्पिरिट ऑफ रीजनलिज्म? रीजनलिज्म का मतलब होता है, रीजनलिज्म का मतलब है कि, रीजनलिज्म का मतलब है क्षेत्रवाद। क्या है? क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद। ठीक, क्षेत्रवाद क्या है कि मतलब अपने इलाके से बहुत ज़्यादा प्यार करना, और इस जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है, हर आदमी चाहता है मेरे इलाके का डेवलपमेंट हो, लेकिन जब आप इसको इस लेवल पर ले जाते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरा ही क्षेत्र सब कुछ है, बाकी सारे क्षेत्रों से अलग हो जाना चाहिए, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है रीजनलिज्म के साथ। फाउंड ऑफ ओन रीजन, ये तो मतलब है रीजनलिज्म का। सेपरेटिज्म, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटीग्रिटी। तो भाई सेपरेटिज्म जो है वो इसका एक प्रॉब्लम है कि जो इलाके भारत से अलग होना चाहते हैं वो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट में,
नॉर्थ ईस्ट में कुछ बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो चाहते हैं हम भारत के साथ नहीं रहना, हमको एक अलग कंट्री बनाना है, तो इसको कहा जाता है सेपरेटिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, वो अलगाववाद की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक, वो हथियार उठा लेते हैं जो सरकार है उसके खिलाफ, जो स्टेट है उसके खिलाफ, तो ये प्रॉब्लम है इसकी। वेयर इज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कहाँ अपॉइंट किया जाता है? ग्राम पंचायत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत और नगर परिषद। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है नगर पंचायत में, और कौन अपॉइंट करता है? बाई स्टेट गवर्नमेंट। जो राज्य की सरकार होती है वो हर नगर पंचायत में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ है उसको भेजती है। स्टेट गवर्नमेंट हर नगर पंचायत में एक ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भेजती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नंबर 61 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इन वेयर ऑफ द फॉलोइंग वाज ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन लैंग्वेज? इनमें से किस जगह पे जो सोशल डिवीजन है वो लैंग्वेज पे, भाषा आधारित था, कि समाज में जो बंटवारा होगा वो भाषा के आधार पे होगा कि आपकी भाषा ये है, मेरी भाषा ये है। ठीक, तो बेल्जियम, नॉर्दर्न आयरलैंड, बोलीविया और नेपाल। तो ऑप्शन इज बोलीविया। बोलीविया यहाँ का ऑप्शन है कि भाषा के बेसिस पे जो है उसको अलग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नंबर सी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट, कब बनी? तो अगर आपको याद हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कैबिनेट मिशन के आने से। कैबिनेट मिशन जब भारत में आया, कैबिनेट मिशन कब आया? साल 1946 में, 1946 में आया। तो उसी साल माना जाता है कि भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना कर दी गई। इसने क्या बनाया? इसने भारत का संविधान बना के तैयार किया। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड थे बी आर अम्बेडकर। तो लिख लीजिए इसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है इसका? प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने सरकार बनाया, जिसने संविधान बनाने का काम किया, वो कौन है? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। ठीक, तो ये आपके दो फैक्ट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, दे आर ऑल्सो कवर्ड। 1946। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1948, 1950, 1952, 1954। तो योजना आयोग का गठन किया गया साल 1950 में। पहले जो योजना थी वो 5 ईयर प्लान, इसने क्या बनाया? 5 ईयर प्लान। और कई सारे 5 ईयर प्लान बनाने के बाद पहला 5 ईयर प्लान जो बना तो 1950 से लेके 1955 तक के लिए बना था। 1950 से लेके 1955। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, 63, 64। व्हेन वाज द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज? भारत में पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब रिलीज होती है? तो मई 2000, अप्रैल 2001, अप्रैल 2002 और अगस्त 2005। तो पहली भारत में रिलीज होती है अप्रैल 2002 में। अप्रैल 2002 में। ठीक है, इसको रिलीज करने वाले कौन है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसने 1990 में बनाना शुरू किया, लेकिन भारत के लिए स्पेसिफिक साल 2002 में आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगली तरफ बढ़ते हैं। हु गेव द कैलोरी क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन? भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के कई सारे तरीके दिए गए। पहले तो ये दिया गया कि इतने पैसे कमाते हो, ठीक, इतना खाना मिल जाता हो, ठीक, इतनी इनकम हो। तो ये सारे क्राइटेरिया दिए गए, लेकिन इनमें से क्या गया कि कैलोरीज के ऊपर, कि आपको दिन में इतनी कैलोरी, 2250 कैलोरी फॉर मेल्स एंड 2150 कैलोरी फॉर फीमेल्स। ठीक, तो इतनी कैलोरी अगर आपको दिन में मिल रही है, इतना खाना अगर आपको मिल रहा है, इतनी कैलोरीज मिल रही है, तो आप गरीब नहीं है। तो ये काम किया था तेंदुलकर कमेटी ने। ठीक, तेंदुलकर कमेटी ने ये काम किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अलग नाम के एक डीवाई, अलग नाम के एक साहब थे, उन्होंने इस क्राइटेरिया को डिजाइन किया था कि अगर आपको 2000 कैलोरी तक मिल रही है तो आप गरीब नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 65 के बाद 66। व्हाट इज द रिन्यूमरेशन ऑफ लैंड कॉल्ड? रिन्यूमरेशन ऑफ लैंड, जमीन से मिलने वाला जो फायदा है उससे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट और रेंट। ठीक, रिन्यूमरेशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड। तो भाई इसका इस सवाल का मतलब समझिए। मान लीजिए कि अगर किसी को आपने ज़मीन जो है वो इस्तेमाल करने के लिए दी, ठीक, ये बंदा है, उसने इस ज़मीन को इस्तेमाल किया, तो इस्तेमाल करने के बदले वो क्या देगा आपको? वो बदले में देगा आपको रेंट। रेंट मतलब किराया। तो इसका ऑप्शन है डी। रिन्यूमरेशन का मतलब है पेमेंट फॉर यूज, पेमेंट फॉर यूजिंग समथिंग, पेमेंट फॉर यूजिंग, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने का पेमेंट, यूजिंग समथिंग, पेमेंट फॉर यूजिंग समथिंग इज कॉल्ड रिम्यूनरेशन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 66, 67। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है? ठीक, सब पर कैपिटा इनकम का मतलब कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। सब प्रति व्यक्ति आय मतलब एक आदमी कितना पैसा कमा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए गोवा, बी पंजाब, बी सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
गोवा की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय इन चारों राज्यों में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, 68 व्हाट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ ईयर। एक साल में एक देश के अंदर जो भी सामान और चीज़ें बनी उनकी तमाम वैल्यू को, तमाम उसकी आय को, तमाम उसकी कीमत को क्या बोलेंगे? तो इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जीडीपी जो होती है देश की, एक साल में मान लीजिए आपने 1000 रुपये का सारा सामान बनाया देश के अंदर, ठीक, देश की सीमा के अंदर, तो उसको क्या कहा जाएगा? भारत की जीडीपी कितनी? 1000 रुपये की है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 68 का बी, 68 का बी। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 69 की तरफ बढ़ते हैं। विच वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस भारत के एक बहुत बड़े सांख्यिकीविद हैं, स्टैटिस्टिक ऑफिसर थे। तो इन्होंने क्या बनाया? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नेशनल इनकम कमेटी, प्लानिंग कमीशन। इनमें से ये 3 चीज़ें नहीं बनाई, इन्होंने बनाया पहला वाला सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये खुद एक स्टैटिस्टिशियन थे। ठीक है, सांख्यिकीविद थे, मतलब नंबर्स का काम इनको बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, तो इनका रोल ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। इसका काम क्या है? ये भारत के जो भी सर्वे होते हैं, सर्वेज कराएगा। ठीक है, नंबर जो बड़े बड़े नंबर में सर्वे होगा, पॉपुलेशन के जो सेंसस है ये करवाएगा। ठीक है, रिपोर्ट्स जारी करेगा, ये सारे काम ये करने का काम किया करता है। 69 का ए। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। 69 का बी, रुपी इज अ करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। रुपी जो है वो किस देश की वो है करेंसी है? तो बताइए, इंडिया की भी है, नेपाल की भी है, इंडिया की इंडियन रुपी, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपी और नेपाल की नेपालीज रुपी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज सेविंग? बचत क्या होती है? मान लीजिए आपने 1000 रुपये कमाए, तो यह आपकी क्या है? इनकम है। ठीक, आपने 500 खर्च कर दिए, ये क्या है? आपकी इनकम है। ये क्या है? आपका इनकम के बाद ये है आपकी कंजम्पशन। ठीक, कंज्यूम कर लिया आपने, तो बचा कितने आपके पास? 500 रुपये। तो ये क्या है? आपकी सेविंग्स है। तो इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो भी फर्क होगा उसको क्या कहेंगे? सेविंग कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑटोमेटिकली अवर आंसर। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटर ऑफ क्रेडिट। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप पैसा नहीं निकाल सकते, पैसा निकाल नहीं सकते? तो ऑप्शन नंबर चेक, इससे भी पैसा मिलेगा, बैंक ड्राफ्ट से भी मिलेगा, ओवरड्राफ्ट से। प्रोमिसरी नोट जो होता है ये एक तरह की चीज़ होती है, प्रॉमिस कर रहे हैं हम आपको इतना पैसा हम आपको देंगे, इसको दिखा के आप पैसा नहीं ले सकते। मतलब ये कि एक लीगल चीज़ है जिससे मान लीजिए कर लिया आपने 1000 रुपये कर लिया, तो हम एक प्रोमिसरी नोट साइन करेंगे। प्रोमिसरी नोट क्या कहेंगे कि 1 साल के बाद हम 1000 रुपये और इस पर जो भी 5% 6% जो भी ब्याज है वो लगा के आपको वापस करेंगे। ठीक, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ये क्रेडिट का डॉक्यूमेंट नहीं है, इससे पैसा नहीं निकाल सकते आप। इसको बस हाँ शो करके आप किसी भी चीज़ को लीगल बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, अगर आप कहीं प्रोमिसरी नोट लेके जाएंगे कोई बैंक उसके बदले आपको पैसा नहीं दे देगा। हाँ, ये जरूर बोलेगा कि देखिए आपको पैसा हम दिलवा देंगे। ठीक, अगर सामने वाला देने के लिए तैयार है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। इनमें से कैपिटल मार्केट जो जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, उसके लिए क्या है? 2 तरह के मार्केट होते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, सॉरी कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट। ठीक, कैपिटल मार्केट को मनी मार्केट भी कहा जाता है। तो इनमें से क्या इन्वॉल्व है? ठीक, सिक्योरिटीज मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल, तो ये सारे ही इसके पार्ट माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 74 व्हेन वाज द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पास्ड। कौन से साल में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट को पास किया गया? 1904, 1912, 1914, 1919। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, 1912 में इस एक्ट को पास किया गया। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा है जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल, सर्विस। तो ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्विस सेक्टर करीब 50% भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर 12% और इंडस्ट्रियल सेक्टर 15%। ये इनका कंट्रीब्यूशन, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा 50 है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हेन वाज द एलपीजी पॉलिसी एस्टैब्लिश इन इंडिया। ठीक, एलपीजी का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, भारत के बाजार का उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, भारत में प्राइवेट कंपनीज को आने देना, सरकारी कंपनीज ही नहीं रहेंगी, मार्केट को खोलना, और ग्लोबलाइजेशन, बाकी की दुनिया से व्यापार को शुरू करना। भारत पहले बाकी की दुनिया से ज़्यादा व्यापार नहीं करता था, बहुत लिमिटेड व्यापार ही होता था। तो ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट। 1991 में इस एलपीजी पॉलिसी को पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा कदम था कि भारत में जो भी डेवलपमेंट आज हम देख पा रहे हैं वो इसी पॉलिसी की वजह से हो रहा है।
तो इसका क्रेडिट जाता है मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को। 77 माइनिंग इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर, जो माइनिंग है ठीक उसको किस सेक्टर में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, नन ऑफ दिस। तो इसको माइनिंग जो है उसको इंक्लूड किया गया है, इसको इंक्लूड किया गया है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, तो कभी कभी इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी नाम दे दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में इसको इंक्लूड नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 78 विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या है? टू गिव लोन्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, टू प्रोवाइड लॉकर्स, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। तो बाकी की ये और काम करती जरूर है, लेकिन मेन फंक्शन है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, पैसे को जमा करना अपने पास, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना। तो मेन काम इनका है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 79 व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का बेसिक एलिमेंट क्या है? म्यूचुअल कॉपरेशन। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है कि मान लीजिए 10 लोग हैं, ठीक, 10 लोगों के पास, हर बंदे के पास 100 रुपए हैं, ठीक, तो 100 × 10 आराम से हमारे 1000 रुपये हो जाते हैं। तो सब लोगों ने मिलकर अपना पैसा इकट्ठा किया 1000 रुपये की, और इसको कहीं इन्वेस्ट करके जो भी प्रॉफिट आया उसको थोड़ा थोड़ा बांट लिया। इसको कहा जाता है म्यूचुअल कॉपरेशन। से मिलजुल के काम करना है, सबके पास सारी चीज़ें नहीं होंगी, मिलजुल के काम करेंगे तो रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे। तो म्यूचुअल कॉपरेशन, वॉलंटरी मेंबरशिप और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। तो म्यूचुअल कॉपरेशन तो हो ही रहा है कि भैया अपने सोर्सेज लगाएंगे, तो म्यूचुअल कॉपरेशन है। वॉलंटरी मेंबरशिप, कोई ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं देख सकता आपको, आपको रहना होगा रहेंगे, आप जाना चाहें जा सकते हैं। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग कि सबकी, जब भाई सब अपने अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं तो फैसला भी सबकी मर्जी से होगा, तो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होती है, सबकी राय ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 79 के बाद 80 विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है? तो कंजम्पशन, एक्सचेंज, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। तो इसके दोनों ऑप्शन ठीक है, सेविंग से भी कैपिटल फॉर्मेशन होता है और इन्वेस्टमेंट से भी होता है। सेविंग करने के बाद इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो ये दोनों ऑप्शन ही ठीक है, दोनों में से आप कोई भी लगाएंगे तो आपको आंसर सही, नंबर सही मिलेगा। तो इन दिस वे अवर 1 मार्क क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं।